गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास हम आरंभ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट 2 वीक्स में हम लोगों ने 2 एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किए थे और उन दोनों एक्सपेरिमेंट पर आपको असाइनमेंट भी दिया गया था कि उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके रिजल्ट निकालने की कोशिश करें। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, वो तो कई बच्चों ने किया है, लेकिन सेकंड अभी बहुत से बच्चों ने भी नहीं किया है। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने अलग से एक असाइनमेंट शीट भी गूगल फॉर्म के तौर पे भेजी थी, तो उसमें डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने आपसे कहा था कि निकालिए, लेकिन सेकंड के लिए नहीं ऐसा भेजा। आप उसमें से 3 कोई कलर चूज करके, लेफ्ट राइट और सेंटर 3 कलर चूज करके जो है डिफ्रैक्शन रेटिंग की मदद से मरकरी का जो स्पेक्ट्रा है उसमें से 3 कलर के वेवलेंथ निकालने की बात हुई थी। सो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों एक्सपेरिमेंट काफी मिलते जुलते हैं, प्रिज्म का भी और डिफ्रैक्शन रेटिंग का, इसलिए लगभग एक साथ कराया गया। जो प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट था वो एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक एक्सपेरिमेंट था। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था वो आपके डिफ्रैक्शन यूनिट से रिलेटेड था। वो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन आपको मैंने बेसिक बताकर एक्सपेरिमेंट कराया था। और जो आज हम जिस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट है न्यूटन्स रिंग। इन शॉर्ट उसे कहते हैं न्यूटन्स रिंग। यहाँ भी आपको जो है वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट, यानी सोडियम लाइट को आप याद होगा हम उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। हाल तो वो एक डाइक्रोमेटिक होता है, उसमें 2 वेवलेंथ होती है, लेकिन इतनी क्लोज होती है कि उन्हें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। सो सोडियम लाइट की वेवलेंथ डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग एपरेटस। तो न्यूटन्स रिंग का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, और इंटरफेरेंस मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाना शुरू भी कर दिया है। सो जो आपको पढ़ाया गया है उसकी थोड़ी सी मदद लेंगे, लेकिन न्यूटन्स रिंग अभी आने वाले वीक्स में जब हम आपकी थ्योरी की क्लास लेंगे तो आपको डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ाएंगे। तो चूंकि आज हमें न्यूटन्स रिंग पढ़ाना था तो मुझे एक बार थोड़ा सा आगे जाकर जो मुझे आगे आने वाले वीक में आपको थ्योरी में पढ़ाना है उसको आज ही हम आपको थोड़ा सा इसका परिचय देंगे, थ्योरेटिकल पार्ट का परिचय देंगे, डेरिवेशनल पार्ट में हम नहीं जा रहे। ठीक है, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म डिस्कस किया था, और इसमें जो थिन फिल्म थी वो यूनिफॉर्म थिकनेस की थी, इसकी मोटाई शुरू से अंत तक एक जैसी थी, और यहाँ पर हमने थिकनेस ली थी डी। ठीक है, तो अगर थिकनेस डी की कोई यूनिफॉर्म थिकनेस की कोई फिल्म हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हो, तो जो 2 रेज हैं जो उससे रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सरफेस से 2 ऊपर की ओर दिखाई जा रही है कि 2 रेज ये बाहर जा रही है, बी से जी की तरफ और एफ से एल की तरफ। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनके बीच में पार्ट डिफरेंस होगा, एंड दैट पार्ट डिफरेंस इज डेल्टा, एंड दैट डेल्टा इज इक्वल टू 2nd cos थीटा प्राइम। 2nd cos थीटा प्राइम का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, d इज द थिकनेस ऑफ यूनिफॉर्मली थिक थिन फिल्म, एंड थीटा प्राइम इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके आगे चलकर आप पढ़ेंगे इसी में, ये तो खैर फॉर्मूले के बारे में बात मैंने थोड़ा अर्ली कर ली, लेकिन आप आगे चल के पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा आगे के स्लाइड्स आपको दिखाता हूँ। जस्ट ओके, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन की बात हम लोग अभी कर रहे थे। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो है कंस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है या डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है वो क्या होती है, इसको हम अभी आपको थ्योरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ फिर केवल फार्मूले की बात फिलहाल कर लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो है 2nd cos थीटा प्राइम। वो तो आप जानते हैं पार्ट डिफरेंस हो गया, यानी ये जो पार्ट डिफरेंस है 2nd cos थीटा प्राइम, ये अगर m + ½ लैम्डा हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना होती है। थोड़ा सा आपको सुनने में सरप्राइज लग रहा होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने शुरुआत में इंटरफेरेंस पढ़ाना शुरू किया था तो ये कहा था कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कि m लैम्डा जो है कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती है। ठीक है, पर यहाँ पर अच्छा, और आगे इसी में बोला था कि जो m + ½ लैम्डा है वो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन होती है, यानी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा
इज अ कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, m प्लस हाफ लेमडा को कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन। तो ये थोड़ा नोट करने वाली बात है यहाँ पर कि यहाँ ऐसा क्या हो गया, उलट कैसे गया है ना। जो वहाँ डिस्ट्रक्टिव कंडीशन थी ओरिजिनली, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन कैसे हो गई, ये मैं यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहता। मैं आपको डिटेल में थ्योरी में इसी वीक में वेडनेसडे की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल यू जस्ट टेक इट एज इट इज गिवन कि यहाँ पर जब तक हम थिन फिल्म की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में m प्लस हाफ लेमडा इज अ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, न कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन के तौर पर आप लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करनी है वो है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये भी उलट जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज 2nd cos थीटा प्राइम, वो पार्ट डिफरेंस किस चीज के बराबर होगा, m लेमडा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना होगी, जबकि ओरिजिनल कंडीशन में m लेमडा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पर उलट गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म होती है तो जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट में तो देख ही रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कारण मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कारण के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ऐसे ही रिफ्लेक्टिव की बात की, जैसे ट्रांसमिटेड की बात की जा सकती थी, लेकिन वो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अब मैं जरा जो शेयरिंग है, मैं कुछ और आपको शेयर कर रहा हूँ, वो है कि जो हमारा वर्चुअल है यहाँ से हम आपको एक्सपेरिमेंट कराएंगे। हम वापस अपने प्रेजेंटेशन पर आएंगे आपको समझाने के लिए, लेकिन फिलहाल अब आप कुछ और देखिए। आई होप कि आपको अब नज़र आ रहा होगा वर्चुअल लैब की साइट। अब आपसे आपकी जान पहचान हो चुकी है। वर्चुअल लैब की साइट में आप कैसे आते हैं, ये वो पेज है फिजिकल साइंसेस का। ऑब्वियसली आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अमृता का जो वी लैब है, इसका वेबसाइट है vlab.amrita.edu, उस पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा, तभी सिम्युलेटर ऑन करेगा, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को या तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कर लीजिए या फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स पे कर लीजिए। ये क्रोम पे ओपन नहीं हो रहा है, बहुत से लोगों ने इसको रिपोर्ट किया। ओके, सो इसमें आप देखिएगा फिजिकल साइंसेज में देयर नंबर ऑफ टाइटल्स, और इसी में थोड़ा नीचे आइए तो इसमें एक टाइटल है लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब। लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब में आप देखिएगा इसमें दो एक्सपेरिमेंट न्यूटन रिंग से रिलेटेड दिए हुए, न्यूटन रिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, और सेकंड लाइन में देखिए न्यूटन रिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आपको ये सेकंड वाला करना है, न्यूटन रिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। ये जो फर्स्ट किया जा सकता है न्यूटन रिंग के साथ एक्सपेरिमेंट, पर ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, ठीक है। सो मैंने इसको पहले ओपन कर रखा हुआ है, न्यूटन रिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आप जानते हैं जैसा कि सभी एक्सपेरिमेंट के साथ वी लैब में जैसा कि दिया हुआ है, थ्योरी है, प्रोसीजर है, सेल्फ एवल्यूशन आपके लिए आप करिएगा, सिमुलेटर, असाइनमेंट, रेफरेंसेस, एंड लैब। सो इसमें हम तीन चीज डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी, प्रोसीजर और सिमुलेटर। सिमुलेटर हम कल डिस्कस करेंगे, कल जब आपको एक्सपेरिमेंट करना बताएंगे। जो एक्सपेरिमेंट का डेमो है वो थ्योरी समझने के बाद तभी आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आएगा। मेन बात यही है, ताकि हम आपको एक तरीके से दोनों तरफ तैयार कर रहे हैं। आप सिमुलेटर पे तो एक्सपेरिमेंट करिए, और अगर किस्मत ने साथ दिया और नवंबर में लैब्स ओपन हुई और आपके पेरेंट्स ने कंसेंट दी, तो ये भी बड़ा उसमें एक कंडीशन है कि पेरेंट्स की कंडीशन ने अगर अभी कंसेंट दी, तो अगर आपको लैब आने का मौका मिला तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि वो बहुत सारे इफ वर्ड्स हैं अभी भी लैब के बारे में, तो वहाँ पे आपको सिंगल एक्सपेरिमेंट करने होंगे, मतलब आपका कोई ग्रुप नहीं होगा कि 3 बच्चों का कोई ग्रुप बना दें और साथ कर रहे हैं। सो हम काफ़ी कम कैपेसिटी के साथ लैब रन करेंगे। सो ऑब्वियसली लैब पर मंथ नंबर ऑफ लैब जितनी आपको अब तक मिलती थी, जितना टाइम मिलता था, जितना पार्ट 1 में आपको मिला, उतना नहीं मिलेगा, शायद उसका 1/3 मिल पाया आपको। तो 1/3 टाइम में एक्सपेरिमेंट किस स्पीड से करनी होगी ये आप समझते होंगे, है ना। तो इसलिए आपकी जैसे कहते हैं कि तैयारी पूरी होनी चाहिए ताकि आप सिमुलेटर पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। ओके, सो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए यहाँ पे 3 चीज लिखी हुई हैं। to revise the concept of interference of light waves in general and thin film interference in particular। तो इंटरफेरेंस मैंने आपको पढ़ाया ही है, थिन फिल्म भी पढ़ाया है,
और अभी आज को दोबारा एक बार आपको रिवाइज कर भी दिया है, ठीक है। टू सेटअप एंड ऑब्जर्व द न्यूटन्स रिंग, ये हम कल जब सिमुलेटर की बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि न्यूटन्स रिंग को कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। एंड लास्टली टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द गिवन सोर्स। अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड पॉइंट यही है, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द गिवन सोर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग एपरेटस, ठीक है। सो गिवन सोर्स के तौर पे वर्चुअल लैब में तो बहुत सारे सोर्सेज के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारे लैब में सोडियम लैंप है, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ना, उसी के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। और थिन फिल्म इंटरफेरेंस की जानकारी के साथ ये इसकी थ्योरी प्रारंभ होती है, और थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे इसमें काफ़ी अच्छा एक ब्रीफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आपको अभी थिन फिल्म के बारे में रिविजिट कराया है। ये हो सकता है कि इनके नोटेशन और हमारे नोटेशन में फ़र्क हो, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि फिगर मोरलेस वैसी ही है। यहाँ भी थिकनेस को उन्होंने डी लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की बजाय म्यू ले लिया है। आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू भी इस्तेमाल किया जाता है। एयर के लिए आप इन्होंने दिया है म्यू1, और जो थिन फिल्म है उसके लिए लिया है म्यू2। हमने जो डिस्कशन किया था वहाँ क्या किया था, एयर के लिए लिया था 1 और थिन फिल्म के लिए लिया था n, ठीक। तो n की जगह पर म्यू2 आ गया, d तो अपनी जगह पर है ही है। और आप देख रहे होंगे cos r12 लिखा हुआ है, इसका मतलब जिसे हमने थीटा प्राइम लिया था, यहाँ पर cos r12 एग्जैक्टली वही फार्मूला है जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था 2nd cos थीटा प्राइम, यहाँ पर उसी की जगह पर लिखा हुआ है 2 म्यू2 d cos r1, एक ही बात। और आप दाईं तरफ देखिए RHS में, देखिए RHS में कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन यहाँ पे देखिए लिखा है 2m+1 λ/2। जरा ये λ/2 का 1/2 अंदर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा m+12 लैम्डा, है ना, एक ही बात है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, एक ही बात लिखी हुई है। m+12 लैम्डा लिखिए या 2m+1 λ/2 लिखिए, मैथमेटिकली दोनों एक ही बात, ओके। और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन m लैम्डा, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ओरिजिनल कंडीशन है इंटरफेरेंस की जो शुरू में पढ़ाई जाती है कि कंस्ट्रक्टिव की m लैम्डा और डिस्ट्रक्टिव की m+12 लैम्डा, ये यहाँ पर बिल्कुल उलट जाती है, चेंज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। जो डिस्ट्रक्टिव की थी वो कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, जो कंस्ट्रक्टिव की थी वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है थिन फिल्म के मामले में। आपके मन में हमारा विचार आ रहा हो ऐसा क्यों होता है, ये हम थ्योरी की क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। अभी तक ये जो डिस्कशन हुआ थिन फिल्म, ये कैसी थिन फिल्म थी, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अब हम लोग बात करेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस विद द फिल्म ऑफ वेरिंग थिकनेस, यानी जिसकी मोटाई एक समान ना रहे, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस का अगर कोई फिल्म हो तो फिर इंटरफेरेंस कैसे प्रोड्यूस होगा। जैसे कि एग्जांपल लिया गया होगा, एक ग्लास प्लेट, नीचे आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल ड्रॉ है, ये ग्लास प्लेट का क्रॉस सेक्शन है, और उसके ऊपर एक रखा हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ही जो है उसी का क्रॉस सेक्शन है जो ड्रॉ किया हुआ है। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये ग्लास प्लेट, ये दो चीजें मिलकर ही न्यूटन्स रिंग एपरेटस कहलाती है। यानी न्यूटन्स रिंग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑन द टॉप ऑफ अ ग्लास प्लेट, है ना, प्लेन ग्लास प्लेट। ये दोनों मिलकर न्यूटन्स रिंग एपरेटस कहलाते हैं। तो लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में एक एयर फिल्म ट्रैप हो जाएगी, है ना, उसके बीच में ये जो एरिया है उसको एयर फिल्म ट्रैप हो जाएगी। मैं भी आपको कुछ और फिगर्स को और बेटर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है। सो अब देखिए एक रे है, इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। आप देखिए नॉर्मली मतलब समझ रहे हैं, अपर सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री बनाकर, है ना, जो नॉर्मल होता है अपर सरफेस का उसके पैरेलल नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है रे। और वो रे जो है जब लेंस के लोअर पार्ट, लेंस के दो हिस्से होंगे, एक अपर सरफेस होगा, एक लोअर कर्वेचर वाला सरफेस होगा, कर्व्ड सरफेस, है ना। आप जानते हैं लेंस इज द सेक्शन ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एक सेक्शन है, एक गोल सा, आप सोचिए कांच का एक गोला हो बिल्कुल बॉल जैसा, और एक साइड से आप एकदम स्लाइस से काट लें, जैसा वो नजर आएगा वैसे ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इसका जो कर्वेचर पार्ट है वहां से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसको मान लीजिए हम कहते हैं रे 1, ठीक है। और ऑब्वियसली जो लाइट रे है रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ, रे 1 जो रिफ्लेक्ट हुआ उसके साथ साथ लाइट रे का एक हिस्सा ट्रांसमिट भी होगा। तो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट होने के बाद वो ग्लास प्लेट तक पहुंच रहा है,
और ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर और फिर लेंस के अंदर से ट्रांसमिट होता हुआ बाहर की ओर आ रहा है, और इसको हम कह रहे हैं रे 2. नाउ देयर आर टू रेज, रे 1 एंड रे 2. बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इंसिडेंट रे. एक ही इंसिडेंट रे के दो पार्ट है. सो दिस इज द केस ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी. एक लाइट रे आ रही थी, दो हिस्सों में बढ़ गई, और ये दोनों जो रेज हैं, रे 1 और 2, इंसिडेंट रे के पार्ट हैं. इस वजह से इन दोनों रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है. और एक ही रे, एक ही मोनोक्रोमेटिक रे से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए रे 1 रे 2 के साथ क्या होगा, कोहेरेंट होगा. और इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन, मोनोक्रोमेटिसिटी. मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हमने इस्तेमाल किया. जो रेज हैं जिनको इंटरफियर करना है आपस में, वो क्या करने होने चाहिए, दे शुड बी कोहेरेंट. दोनों ही रेज एक ही रे से ओरिजिनेट हो रही है, एक ही रे के ही हिस्से हैं, इस वजह से ये कोहेरेंट होगी. और आपने क्या तरीका इस्तेमाल किया, आपने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का तरीका इस्तेमाल करके एक इंसिडेंट रे से दो रेज प्राप्त करी, और इन दोनों रे की इंटेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी. इंसिडेंट रे की तो मैक्सिमम होगी, रे 1 की उसके बाद, रे 2 की उससे भी कम. ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया आपने, इंटेंसिटी को डिवाइड कर लिया. इंटेंसिटी को डिवाइड करके कोहेरेंट रेज प्राप्त करी. इसलिए ये केस किसका हो गया, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हाँ इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा. तो इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशंस हैं उनको ये फुलफिल कर रहा है. ओके, आगे डिस्कस करते हैं. चूंकि इसके अंदर इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट हो रही है लेंस के ऊपर, उसका जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, 0 डिग्री होगा. तो अगर 0 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, तो वो भी 0 डिग्री होगा. इफ I is 0 तो R भी 0 ही हो जाएगा. I 0 हो गया, R भी 0 हो गया, तो आप जानते हैं कि cos 0 क्या होता है, cos 0 is 1. ठीक है. तो जो आपका फॉर्मूला था 2nd cos थीटा प्राइम, या थीटा प्राइम की जगह आप cos R ले लीजिए. R is angle of deflection. So 2n, n क्या हो गया, एयर के लिए n क्या हो गया, 1. d की जगह पे इन्होंने क्या लिया हुआ है, थिकनेस t लिया हुआ है. t क्या है, थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म. ठीक है, ले सकते हैं, d की जगह t ले लिया, तो n हो गया 1, d की जगह आ गया t, और cos थीटा प्राइम की जगह, थीटा प्राइम क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 0. तो cos 0 कितना हो गया, 1. तो 2 इंटू 1 इंटू टी इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2t. तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा. इसको भी यही बात बहुत क्लियर ना हुई है, थोड़ा सा ऊपर वाला फॉर्मूला को देखिए, आपको याद आ जाएगा. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 ले ली है. ठीक है. d की वैल्यू 1 ले ली है, और r की वैल्यू ले ली है 0. तो cos r इज 1, वैल्यू रखिए, देखिए क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा. सो 2t जो है वो, अब 2t इज इक्वल टू m प्लस हाफ लेमडा, या 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2, कंस्ट्रक्टिव की डिफरेंस कंडीशन हो जाएगी. और 2t इज इक्वल टू m लेमडा, तो ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन हो जाएगी. ठीक है. तो अब यहाँ पर फॉर्मूला और सिंप्लीफाइड हो गया इस शक्ल में आगे. ठीक है. और इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अब थोड़ा सा मैं फिर से इसके आगे की चीज़ें बताने के पहले, जो इसमें लिखा हुआ ये पॉइंट्स में बताना चाहूँगा आपको. थोड़ा सा मैं पीछे अपना प्रेजेंटेशन में कुछ और आपको शेयर करके दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पीपीटी दिखाया था. आज तो मैं आपको थ्योरी में पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म तो हमने डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले किया ही था. इसी में ओके, ये सब हिस्सा तो डिस्कस हो गया है. मैं आपको वेरिंग फिल्म दिखाने वाला हूँ. ओके. सो न्यूटन्स रिंग के बारे में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यूटन्स रिंग एपरेटस एक्चुअली क्या होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट, और उसके बीच में देखिए हमें येलो कलर को दिखाया, येलो कलर का होता नहीं है, वो एयर है. तो एयर येलो तो नहीं होती, आपको दिखाने के लिए येलो कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो एयर फिल्म ट्रैप हो जाएगी फ्रिंजेस होने की वजह से. ठीक है.
और एपरेटस का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू अरेंज। ठीक है, तो हमारी लैब में क्या किया हुआ है कि एक लाइट सोर्स है ना, सोडियम लैंप लगा हुआ है, जिसको यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स के तौर पे एक सन जैसा दिखाया हुआ है। सन समझ लीजिए, बल्ब समझ लीजिए, एक बल्ब है, उससे लाइट बाहर तो निकल रही है, और येलो दिखाया गया ये दिखाने के लिए कि सोडियम लाइट है, तो लाइट तो चारों तरफ निकलेगी, डाइवर्जिंग नेचर की होगी, तो उसके आगे हमने एक लेंस लगा दिया, और लेंस के फोकल लेंथ पे ही सोर्स रखा हुआ है। सो लेंस क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस है ये, जो बीम्स उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उनको क्या करेगा, वो पैरेलल कर देगा। उसके आगे हमने एक ग्लास प्लेट लगाया है, उसको हम कहेंगे बीम स्प्लिटर, नीचे देखिए लिखा हुआ है ग्लास प्लेट लगा हुआ। ये लैब के अंदर का अरेंजमेंट है ना। तो जब मैं आपको सिमुलेटर दिखाऊंगा तो आपको चीजें बहुत स्पष्ट नहीं दिखेंगी, तो यहाँ पर आप फिगर समझिए, और यही फिगर आपको ड्रॉ करनी होगी जब आप रिकॉर्ड कॉपी बनाएंगे। ठीक है, सो उसके आगे एक ग्लास प्लेट लगा हुआ, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, कोई मिरर वगैरह नहीं, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, और किस एंगल पर रखा हुआ है, 45 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 45 डिग्री एंगल पर रखा हुआ ग्लास प्लेट, और इस ग्लास प्लेट को कहेंगे बीम स्प्लिटर, नाम दे देंगे बीम स्प्लिटर। ग्लास प्लेट में जो लाइट पड़ेगी उसमें से क्या होगा, अधिकतर हिस्सा तो क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये रेड एरोज दिखाए गए हैं जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, और ये ब्लू एरोज वो है जो कि ट्रांसमिट हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होगा, जिसको देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एरो दिखाए गए हैं, ये 3 एरो दिख रहे होंगे आपको ग्रीन कलर के, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड बीम है। ये जो रेड 3 एरोज आ रहे थे इसके 2 हिस्सों में बढ़ गया, ट्रांसमिटेड, ये जो ब्लू एरोज दिखाए गए लेफ्ट साइड में, और ये डाउनवर्ड देखिए नीचे की ओर ग्रीन एरोज दिखाए गए हैं, ये रिफ्लेक्ट हो। तो ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है, अब जब लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो किस एंगल पे इंसिडेंट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री, नॉर्मल इंसिडेंस होगा। ये लाइट बीम ग्लास पे इंसिडेंट होगी, एयर फिल्म तक पहुंचेगी, नीचे की ग्लास प्लेट तक पहुंचेगी, क्योंकि सबके सब ट्रांसपेरेंट है, लेंस भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास प्लेट भी ट्रांसपेरेंट है, एयर फिल्म भी ट्रांसपेरेंट है, और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर बीम वापस आएगी। ठीक है, यहाँ पर और जो अभी हमने डिस्कस किया उनमें थोड़ा सा फर्क, वहां पर जब हमने डिस्कस किया तो आपको याद होगा लाइट बीम इंसिडेंट हो रही थी, वो हल्का सा स्लांट करके दिखाया था कि रे 1 देखिए दाएं तरफ जा रही है, रे 2 बाई तरफ जा रही है, अभी दिखाया था आपको फिगर में। लेकिन फैक्ट ये है कि लेंस का चूंकि फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है, लेंथ कितना ज्यादा होता है इसका तो आइडिया दिया आपको, 1 मीटर एंड अबव। आप अगर आप लैब में आएंगे तो आपको 2 मीटर, इवन 2.5 मीटर तक के आपको फोकल लेंथ के लेंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा फोकल लेंथ होता है उसका फायदा है, वो हम अभी मैं आपको डिस्कस करेंगे। सो लाइट जो इंसिडेंट होती है तो रे 1 और 2 जो जाते हैं वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नॉट सही, ऑलमोस्ट नॉर्मली ही वापस जाते हैं, मतलब जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते पे वापस चले जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इसलिए कहना पड़ रहा है कि थिकनेस 0 तो नहीं है एयर फिल्म की, तो ऑल्दो कर्वेचर बहुत कम है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जब ज्यादा होगा तो एयर फिल्म बहुत ही थिन होगी, बहुत ही कम जगह उसके अंदर होगी, तो उसको थोड़ा बहुत डेविएट होने का, मतलब नॉर्मल इंसिडेंट हुआ दाएं चली जाए या बाएं चली जाए, इसका बहुत मौका, दाएं जा सकती है बाएं जा सकती है, बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, बहुत स्लांट सा, बहुत थोड़ा सा डेविएशन होगा। वो फिगर में दिखाने के लिए हम थोड़ा सा लार्ज व्यू दिखाते हैं कि आपको लगेगा 2 रेज आ रही। ओके, तो ये जो 2 रेज है, रे 1 एंड 2, कौन कौन सी रे, एक रे वो जो ग्लास प्लेट, सॉरी ग्लास प्लेट के टॉप से रिफ्लेक्ट हुई, उसको ये नीचे वाले एरोस करके दिखाए गए, नीचे जो एरो दिख रहे हैं आपको मेजेंटा कलर के, और वो रेज जो कि लेंस के लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुए। देखिए यहां पर हम 2 ही रेज में इंटरेस्टेड है, क्यों 2 में इंटरेस्टेड है, 4 में क्यों नहीं है, तो हम बात करते हैं। एक वो जो कि लेंस के लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसको हमने डार्क ब्लू कलर से एरो दिखाया हुआ है, ऊपर की ओर जाता है अपवर्ड एरो, और एक वो जो ग्लास प्लेट के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, जिसको मेजेंटा कलर से अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया हुआ है, ब्लू वाले से थोड़ा सा नीचे दिखाया हुआ। ठीक, क्यों, क्योंकि ये 2 सरफेस, कॉन्वेक्स लेंस का बॉटम और ग्लास प्लेट का टॉप, ये 2 वो सरफेसेस हैं जिनके बीच में एयर फिल्म है। ठीक है, और इंटरफेरेंस की घटना जो है वो इसी
एयर फिल्म के अंदर होगी। ओके, सो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों रेज हैं, इनके बीच में एक सेपरेशन रखा गया। दोनों रेज के बीच में देखिए थोड़ा आगे पीछे पर सेपरेशन रखा हुआ, ये दिखाने के लिए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनके बीच में एक कांस्टेंट पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। कांस्टेंट पाथ डिफरेंस क्यों क्रिएट हो गया? क्योंकि ऑब्वियसली जो लेंस के बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर बीम गई वो तो पहले ही रिफ्लेक्ट होकर चली गई, और जो ग्लास प्लेट के टॉप से रिफ्लेक्ट हुई उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। कितनी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी हम अभी बात करेंगे। इस वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जाएगी तो पहली वाली बीम से यानी रे 1 की तुलना में रे 2 थोड़ा पीछे रह जाएगी, और ये जो इतना पीछे रह जाएगी ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा, और ये पाथ डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट पाथ डिफरेंस कोहेरेंसी बनेगी, यानी रे 1 और 2 के बीच दोनों कोहेरेंट रहेंगे, और दोनों चूंकि एक ही बीम से, एक ही इनकमिंग बीम से प्रोड्यूस हुए हैं, इस वजह से कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे। और मोनोक्रोमेटिक तो ये है, तो ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक दूसरे फिगर की जो इनलार्ज फिगर है उसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए एक इंसिडेंट बीम है, ठीक है, वो P से रिफ्लेक्ट हो सकती है और P प्राइम से। बाई तरफ देखिएगा, पॉइंट P से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है जो कि बॉटम ऑफ द लेंस है, और P प्राइम से भी जो कि टॉप ऑफ द ग्लास प्लेट पर ये पॉइंट है। और इनकी जो मोटाई यहाँ पर कितनी डी है, डी है ना मोटाई। सो जो P से रिफ्लेक्ट होगी वो थोड़ा आगे चली जाएगी, और जो P प्राइम से रिफ्लेक्ट होगी थोड़ा पीछे रह जाएगी। यहाँ ब्लैक कलर से दिखाया गया और ब्लू से। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी रहेगी आप बताइए, इनके बीच में दूरी कितनी रहेगी? तो इन दोनों के बीच में दूरी रहेगी 2D। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बीम की तुलना में सेकंड बीम को 2D दूरी ज्यादा चलनी पड़ी। कैसे? P से P प्राइम गई D दूरी, P से P प्राइम पहले वो गई एक्स्ट्रा, पहली वाली रे तो P से रिफ्लेक्ट हो गई थी, दूसरी वाली बीम को P से तो रिफ्लेक्ट नहीं होना था, उसे तो P प्राइम से होना था, तो वो P प्राइम तक गई, तो एक्स्ट्रा दूरी कितनी चली D दूरी। फिर ये तो आने वाली यात्रा में दूरी चली, जब वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही थी तब भी उसको P प्राइम से P तक D दूरी और चलनी पड़ी, तो D प्लस D कितना हो गया 2D। यही चीज देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, ब्लू और ब्लैक वाली एरोस के बीच में एयर फिल्म की इस जगह जो थिकनेस है D उसकी तुलना में दुगना अंतर पैदा हो गया, और इसी को कहते हैं कांस्टेंट पाथ डिफरेंस 2D। तो आपने देखा होगा कि हमने फार्मूला जब डिराइव भी किया था तो वहां भी ये 2D आया था, शायद हमने T लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप T लीजिए या D लीजिए, थिकनेस की बात कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ द थिकनेस। तो हम 2D कहें या 2T कहें एक ही बात है ना, वहां वर्चुअल लैब इन्होंने T लिया हुआ। ओके, सो कुल मिलाकर अब आप देखिए एक ये समग्र, अभी तो बहुत सारी रेस के इस पर इंसिडेंट हो रही होंगी और वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो चूंकि इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म तो है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस की है। सो आप देखिए पहली रे जो है वो उसके रे 1 और रे 2 के बीच में ज्यादा अंतर है, दूसरी वाली रे के बीच में अंतर घट गया, तीसरी वाली में और घट गया, चौथी में घट गया, पांचवी में और घट गया। जो बिल्कुल सेंटर से पॉइंट बी से रिफ्लेक्ट हो रही है उनमें रे 1 और 2 के बीच में डिफरेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्ट पॉइंट है जहां पे लेंस और ग्लास प्लेट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहां पे रे 1 और रे 2 तो पॉइंट बी से ही रिफ्लेक्ट होंगे। वहां एयर फिल्म ही नहीं, एयर फिल्म की थिकनेस ही जीरो हो गई। जब एयर फिल्म की थिकनेस ही जीरो हो गई एंड डी इज जीरो तो 2D भी जीरो, तो पार्ट डिफरेंस कितना है वो जीरो आएगा। ठीक है, फिर आप देखिए अगला, यहाँ पर फिर से थिकनेस बढ़ गई, अंतर दोनों रे के बीच में बढ़ गया क्योंकि एयर फिल्म थिकनेस बढ़ गई। अब यहाँ एयर फिल्म थिकनेस और बढ़ गई तो पार्ट डिफरेंस और बढ़ गया, और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर ये पाथ डिफरेंस, अब यहां पर गौर करने वाली बात है, अगर ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, जैसे 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इसमें दिखाया नहीं गया, तो क्या होगा? तो वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी। डार्क क्यों? अभी बताया था डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन फुलफिल होती है। इसलिए देखिए सेंटर पे डार्क दिख रहा है आपको, सेंटर के ठीक सामने दिखाइए ब्लैक कलर का स्ट्रिप दिख रहा है डार्क, जहां लैम्डा है वहां डार्क, जहां 2 लैम्डा है डार्क, बाएं भी दाएं भी। लेकिन जहां पर ये पार्ट डिफरेंस समझ रहे हैं ना आप, 2D या 2T इसकी बात हो रही है, D की बात नहीं हो रही। एयर फिल्म D है तो पार्ट डिफरेंस 2D। ठीक है,
अगर ये 2D λ/2 हो जाए, 3 λ/2 हो जाए, 5 λ/2 हो जाए, इसका मतलब हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो जाए, तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? ये कंडीशन हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव की। तो उसके सामने आप देखिए आपको ब्राइट फ्रिंजेस नजर आ रहे होंगे। एक चीज यहाँ पर और नोटिस करिए, वो ये कि जो ब्राइट हैं या डार्क हैं, उन फ्रिंजेस की जो थिकनेस है वो सेंटर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं थिकनेस घटती जा रही है। सेंटर का डार्क देखिए सबसे ज्यादा थिक है, फर्स्ट वाला डार्क देखिए जो लैम्डा लैम्डा पे बन रहा है बाएं दाएं, फिर जो 2 लैम्डा पे बन रहा है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखिए थिकनेस घटती जा रही है। इसका क्या वजह है ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब थ्योरी में बात करेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट में देखते हैं इन फ्रिंजेस को तो ये ऐसी नजर आती है, सेंटर में डार्क और चारों तरफ सर्कुलर रिंग्स, ब्राइट फर्स्ट ब्राइट देन फर्स्ट डार्क, सेंटर वाले को तो हम सेंटर डार्क कहेंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ सेंटर डार्क, चारों तरफ फर्स्ट ब्राइट, फिर इसके चारों तरफ फर्स्ट डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, फिर सेकंड डार्क। अब यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे, देखिए रिंग्स को, रिंग्स की जो मोटाई है जैसे जैसे सेंटर से आप अवे होते जा रहे हैं रिंग्स की मोटाई घटती जा रही है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, सेंटर में डार्क मिल रहा है, नंबर 2। तीसरा पॉइंट, रिंग बन रहा है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही जैसा कि बाइप्रिज्म में हमने डिस्कस किया था, ऐसा क्यों? तो जरा सा फिर से पीछे आए, देखिए गौर कीजिए, लेफ्ट में एक बिंदु है लैम्डा जहां पे पार्ट डिफरेंस है, यहाँ राइट में भी एक बिंदु है जहां पर पार्ट डिफरेंस है लैम्डा, ये दोनों पॉइंट पार्ट डिफरेंस है। ऐसा ही लेंस तो आप जानते हैं सर्कुलर होगा, है ना, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, टॉप से देखेंगे सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे सभी पॉइंट्स की लोकी, ऐसे सभी पॉइंट्स की लोकी जिसका पार्ट डिफरेंस लैम्डा ही हो, यहाँ तो 2 ही दिख रहे हैं, उन सबके उन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दें तो कैसा शेप हो जाएगा? सर्कल, रिंग बन जाएगा। तो वो सारे रिंग और सारे पॉइंट्स जो मिलकर डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, डार्क 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 पॉइंट्स हैं, वो डायरेक्ट सारे डार्क पॉइंट्स को मिला दें तो क्या हो जाएगा? डार्क रिंग हो जाएगा। और यही बात आप ब्राइट रिंग के लिए भी कह सकते हैं। यही वजह है कि न्यूटन्स रिंग में हमें सर्कुलर रिंग मिलता है। आई होप कि आपको थोड़ा थ्योरी की समझ में आई होगी। तो फिर से क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं वापस अपने थ्योरी पार्ट पर वर्चुअल लैब में वापस आता हूँ। सो हमने आपको जवाब दे दिया, सेंट्रल डार्क स्पॉट क्यों मिलता है, फर्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस कर लिया, है ना, इसको पढ़िएगा यहाँ पर। सर्कुलर फ्रिंज क्यों मिलती हैं ये भी डिस्कस कर लिया, उन्हें सर्कुलर फ्रिंजेस विद इक्वल इंक्लिनेशन क्यों कहते हैं, पढ़िएगा। एक बात और ये भी कही थी कि फ्रिंजेस आर लोकलाइज्ड, बिल्कुल ये भी बात सही है। ये फ्रिंजेस कहाँ बनेगी? ये फ्रिंजेस बनेगी एयर फिल्म में। तो जब आप एयर फिल्म को देखने की कोशिश करेंगे तभी आपको ये रिंग्स नजर आएंगी, ठीक है, इसलिए फ्रिंजेस को लोकलाइज कहते हैं। और ये जो डार्क रिंग है इसका जो रेडियस होगा RM, ये डेरिवेशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, वो √m लैम्डा r के बराबर होता है, रेडियस ऑफ द mth डार्क रिंग, है ना, जैसे 7वीं डार्क रिंग, तो 7वीं का क्या हो जाएगा? √7 लैम्डा r। तो m तो आप जानते हैं नंबर हो गया, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो जितना r ज्यादा होगा, r कब ज्यादा होता है? जब फोकल लेंथ ज्यादा होता है। f और r, कैपिटल R के बीच में आपको रिलेशन पता होगा, अगर नहीं याद आ रहा है एक बार जाकर आप अपने 11th की बुक को ओपन करके, आई थिंक 9th की बुक में दिया हुआ है, ओपन करके इसको सो ये जो RM है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान रखिए क्योंकि मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा कल। लैम्डा पे डिस्कस कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, फिलहाल तो चलिए हमारे पास एक ही लाइट सोर्स है सोडियम, तो ये तो वेरी नहीं करेगा। और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो लेंस का जितना ज्यादा हम R रखेंगे उतना ही डार्क रिंग की रेडियस बढ़ जाएगा। ऐसा ही ब्राइट रिंग के लिए कंडीशन हो जाती है, M की जगह पे क्या हो जाएगा? M प्लस हाफ लैम्डा, है ना, M प्लस हाफ लैम्डा। इसी को उन्होंने 2m + 1 r λ/2 लिख दिया, एक ही बात है, उसको आप कैसे भी रीअरेंज करिए मैथमेटिकली। ओके, सो एक बात यहाँ जो भी हमने डिस्कस की कि द रेडियस ऑफ ए डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस कर्वेचर ऑफ द लेंस, अभी बताया हमने √r के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। Ring gets closer as the order increases since the diameter does not increase in the same proportion। आपने देखा, ये भी फिगर दिखाई। ट्रांसमिटेड की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो वेवलेंथ निकालेंगे
उसके लिए फिर ये फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू डी स्क्वायर एम प्लस पी माइनस डी एम स्क्वायर अपॉन 4 पी आर, ठीक है। और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके फिर हम कल आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चाहें तो प्रोसीजर रियल लाइफ में कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है मैंने फिगर वगैरह दिखा दी है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन की फिगर नहीं दी थी तो मैंने अपने नोट्स पे ले जाकर आपको दिखाया। और कैसे हम इसको यहाँ वर्चुअल लैब में करेंगे ये प्रोसीजर आप पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो दोबारा आप वर्चुअल लैब पे हाथ आजमा चुके हैं, इस वर्चुअल लैब पे भी हाथ आजमा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको कल इसके बारे में डिस्कस करूँगा। क्योंकि अब 2 मिनट जैसा बचा हुआ है तो मैं अपना प्रेजेंटेशन अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। और अगर आप चाहें तो अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं।